साथियों नमस्कार, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं जीएस हब सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी चर्चा है वो जो 71वीं मेंस है या फिर आने वाले वैसे बच्चे जो लगातार मेंस की तैयारी में कर रहे हैं और जो जीएस हब सिविल सर्विसेज के द्वारा जो उत्तर लेखन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसको लेके है। चूँकि हमारी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, अगर हमारा मेंस अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाता है तो हमें चूँकि दिक्कत होता है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स निकालना है। एग्ज़ाम का एक्चुअल मीनिंग होता है कि हमारा मेंस कैसा हो। तो इसलिए आज की जो हमारी चर्चा है बेसिकली इसी पे है कि उत्तर लेखन हमारा जो प्रोग्राम जीएस हब सिविल सर्विसेज के द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें आप किस तरीके से आंसर को लिख सकते हैं। तो आज हमने एक जीएस पेपर 1 का, चूँकि जीएस पेपर 1 और सेक्शन 1 जो है हमारा हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, उसका एक क्वेश्चन है हमारा, उसको हम लोग देखेंगे। फिर उस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, उसके लिए हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। और अभी तो अब चूँकि बेस कार्यक्रम है तो इसमें आप उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे, तो उस चीज़ को देखते हुए आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा हो, हमारे शब्दों का चयन कैसा हो, ये आपकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि जीएस पेपर 1 है। चूँकि आप देखे होंगे कि 300 नंबर का होता है एक, और प्रॉपर आपको इसके लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। आप देखे होंगे कि किसी भी पेपर को करने के लिए आपको 300 पूरा मार्क्स रहता है और इसको करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया रहता है। इसी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 38 नंबर के होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो छोटे छोटे खंड में होते हैं, 8 नंबर के, 10 नंबर के, इस तरीके का होता है। तो बेसिकली आज हम बात करते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन को आपको करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, शब्दों की सीमा क्या होनी चाहिए, कितनी शब्दों को हम लोग उसमें लिखेंगे, और जो शब्दों का चयन होगा हमारा वो हमारे आंसर के लिए उसकी क्या कितनी सटीकता होनी चाहिए, इस पे बात करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे या फिर हम आपको लिख के ही बता रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से है कि ब्रिटिश भारत में, ये आपका पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने में किन उपायों को अपनाया गया है। ये हमारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अभी 8 मार्क्स में ये पूछा गया है। हो सकता है कि इसी क्वेश्चन का आपका जो रहेगा वो कभी 8 नंबर में हो, 10 नंबर में हो, या इसके अगर 38 नंबर में ही पूछ दिया जाता है तो आपका जो आंसर लिखने का जो डायमेंशन होगा, कहाँ तक आप लिखेंगे, इसकी अगर बात हम कर लें। क्योंकि 8 नंबर में हम जानते हैं कि हमारे शब्दों का जो है वो शब्द सीमा बिल्कुल 150 से 200 शब्दों में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी आंसर को लिखने के लिए किसी में आप बहुत ज़्यादा शब्द को लिख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पेज भर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और इतना भी कम नहीं लिखना है कि एग्जामिनर जो है उसको लगे कि थोड़ा सा कम पड़ रहा है। तो एक तो आपको देखना है कि शब्दों की सीमा हमारी कितनी हो। दूसरा है कि समय का निर्धारण या समय का प्रबंधन जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में होता है कि एक उत्तर को लिखने के लिए, चूंकि ये तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको लिखने के लिए अगर आप अच्छे से तैयार होंगे तो आपको 5 से 7 मिनट, 8 मिनट का समय लग सकता है। और ये सब तभी होगा जब आप लगातार किसी भी प्रश्न का उत्तर अभी से लिखना प्रारंभ करेंगे। ऐसा नहीं है कि बाद में आपको फिर, चूंकि प्रेशर होता है और आपके लिखने का जो चूंकि प्रैक्टिस नहीं हो पाता है तो आपको दिक्कतें होती है। तो मेंस में आपको 3 घंटे पूरा दिया जाता है
और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको 5 से 7 मिनट में एक क्वेश्चन को लिखना है। इसमें हमको ये भी ध्यान देना है कि शब्दों की सटीकता कैसी है और शब्दों का जो चयन कर रहे हैं क्या वो हमारे आंसर के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि एक्चुअल में आपकी बुद्धिमत्ता वहीं दिखी जाती है कि आप कितने काबिल हैं। अब हम इस प्रश्न पे आते हैं। तो इस प्रश्न को समझने की इसका जो नेचर है उसको हम लोग समझेंगे कि प्रश्न आखिर क्या पूछ रहा है, कि ब्रिटिश भारत में अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए किन उपायों को अपना गया। क्या ब्रिटिश भारत जो स्थापित हुआ, तो इसके बैकग्राउंड को हम देखते हैं, समझते हैं कि इसके पीछे का एक बैकग्राउंड है हमारा 1857 की क्रांति। देखिए, आपके आंसर को लिखने का जो तरीका होगा, एक चीज हम आपको बता देते हैं कि आपके आंसर को लिखने का जो तरीका है वो आपको 3 भागों में बांट देना है। मेन पार्ट आपका जो होता है वो परिचय होता है, जिसको आप प्रस्तावना भी कहते हैं। तो किसी भी आंसर को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक हमारा परिचय होता है जहां पे हम इंट्रोडक्शन अपना देते हैं और इसमें बहुत कुछ लिखना नहीं होता है। दूसरा हमारा मुख्य भाग होता है और मुख्य भाग में हम पूरा इन डिटेल उस क्वेश्चन का जो मर्म होता है वो पूरा मुख्य भाग में ही होता है। और सबसे लास्ट होता है कि परिचय और मुख्य भाग में हमने जिन आंसर को अच्छे तरीके से लिखा उसका निष्कर्ष क्या कहता है। तो 3 भागों में हम अपने आंसर को लिखते हैं और किसी भी क्वेश्चन को आप अगर लिखेंगे तो आपका आंसर लिखने का जो तरीका होगा, आपको बांटने का जो तरीका होगा वो यही होनी चाहिए कि पहले भाग में आप परिचय को लिखेंगे, दूसरे में आप मुख्य भाग को, और तीसरा जो हमारा होगा उसमें निष्कर्ष को। ठीक है, अब देखते हैं कि शब्दों की जो हमारी सीमा है इसको हम कैसे टैकल करेंगे। हमने बोला आपको कि 1857 की क्रांति ये एक ट्रांजिशन फेज माना जाता है, संक्रमण कालीन व्यवस्था या अवस्था, यानी कि ट्रांजिशनल फेज इसको बोलते हैं। ये एक बैकग्राउंड है, क्योंकि आंसर को लिखने से पहले आपके दिमाग में ये सारी बातें होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। ऐसा नहीं कि एट रैंडम आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे और तब आप सोच सोच के लिखेंगे। ये सारी बातें तभी होगी जब आप पहले से प्रिपेयर होंगे और लगातार उत्तर लेखन का आपका कार्यक्रम चलता रहेगा। लेकिन ठीक है, तो इसमें आप ये देखेंगे कि 1857 की क्रांति जब हुई थी तब और इसके बाद 2 फेज में हम इसको देखते हैं। एक डेट होता है हमारा 1 नवंबर 1858। यहाँ पे क्या है को ब्रिटिश सत्ता जो चल रहा था, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हिसाब से चला रही थी, इन लोगों ने अपनी सत्ता का हस्तांतरण महारानी विक्टोरिया के हाथों कर दिया था। और दूसरा ये था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें ये एक संगठित क्रांति नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे नेतृत्व की कमी थी। तो इसी सब चीज को हम देख के यहाँ पे नेतृत्व की कमी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये जो क्रांति चली थी वो भारत के अलग अलग केंद्रों में हुए थे और अलग अलग केंद्र में वहाँ के जो सेनापति थे वो लीड कर रहे थे। तो सबसे पहले कि नेतृत्व जो थी वो संगठित नहीं थी। तो अब आपके उत्तर लिखने का जो है वो शब्द आसान हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ गया कि ये 1857 की क्रांति में क्या हो रहा था और उसके बाद का क्या हुआ था। ठीक है, तो हम अपने आंसर को लिखते हैं जिसमें कि पहला पॉइंट हमारा ये होना चाहिए कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश को, जो अंग्रेज थे, अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। यह परिचय का हमारा पार्ट है और यहां से हम अपने आंसर को लिखते हैं। कमजोरी का एहसास हुआ। कमजोरी का क्या मतलब है? निर्णय लेने की जो क्षमता थी
निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, इसका यही मतलब था। क्योंकि हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो लीड कर रही थी और सत्ता जो है वही चला रही थी, लेकिन वो तो एक व्यापारिक कंपनी थी, तो जो आदमी जो व्यापार करेगा वो प्रशासन व्यवस्था को नहीं चला सकता है। दूसरी कमजोरी क्या थी कि नेतृत्व में कमी थी। ठीक है, ये हमने देखा। अब इसके बाद है कि ब्रिटिश के द्वारा दमन करने के प्रयास में, ब्रिटिश के द्वारा दमन करने के प्रयास में, अब होता है ना कि कोई चीज को हम अगर जितनी भी दबाते हैं, आपने नदी के धारा को देखा होगा, अगर आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वहां उस जगह पे ज्यादा कटाव करता है। सेम सिचुएशन यही हुआ था कि आप जिस चीज को दबाने की कोशिश करेंगे, ये जो विद्रोह 1857 का चल रहा था, इस विद्रोह का आप दमन करेंगे तो इसका क्या हुआ परिणाम कि लोगों में जन आक्रोश बढ़ा, यानी असंतोष बढ़ा। और दूसरा क्या हुआ, असंतोष के साथ साथ राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। ठीक है, तो पहले पॉइंट में हमने ये देखा कि ब्रिटिश को अपनी कमजोरी का एहसास हुआ, जिसमें कमजोरी किस तरह का, तो उनको निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, नेतृत्व की कमी थी, जिसके कारण जो है भारतीयों में दमन के कारण जन आक्रोश बढ़ा और असंतोष और राष्ट्रवाद की भावना जो है ये भी बढ़ी। दूसरा हम देखते हैं, अगर उनको अपनी कमजोरी का एहसास हुआ तो उनको कुछ चीजों की आवश्यकता हुई, तो उन लोगों ने सत्ता को अस्थाई और मजबूत करने की, सत्ता को अस्थाई एवं मजबूत करने की आवश्यकता उनको ही, मजबूत करने की आवश्यकता हुई। यानी हमने देखा कि एक तरफ उनको किसी चीज की कमी महसूस हुई और कमी को पूरा करने के लिए उनको आवश्यकता की महसूस हुई, आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, क्यों, इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये एक व्यापारिक कंपनी थी, बस इसको व्यापार करने का अनुभव प्राप्त था, व्यापारिक कंपनी थी। जबकि किसी भी प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए आपको सरकार, क्यों लोग सरकार को चुनते हैं, क्योंकि सरकार को प्रशासनिक समझबूझ है वो ज़्यादा अच्छे से होती है। ठीक है, तीसरा है कि आवश्यकता महसूस हुई तो इसके लिए कुछ उपाय किए गए। क्या उपाय किए गए, तो अनेक राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सैन्य उपाय किए गए। अब ये हमारे 3 पॉइंट जो हैं, ये हमारे प्रश्न का उत्तर का, प्रश्नों के उत्तर का हमारा परिचय था, जिसने हमने देखा कि इस तरह की बातें हुई। अब हमारा मुख्य भाग होता है, मध्य भाग जिसको बोलते हैं। इसमें आप एक एक करके उस चीजों को लिखेंगे कि जो उपाय बनाए गए उसमें से प्रशासनिक उपाय थे। तो प्रशासनिक उपाय में पहला हमारा क्या था, प्रशासनिक ढांचा को सुदृढ़ करना, यानी प्रशासनिक सुधार। किसी भी प्रशासन, चूंकि प्रशासन तो केंद्र में होता है और ये केंद्र बिंदु में ये है, तो इसके इतर कौन होगा, सेना होगी, उसके बाद पुलिस होगा, न्यायिक व्यवस्था होगी, न्यायिक व्यवस्था, चौथा हमारा राजस्व व्यवस्था होगा। ठीक है, और एक नौकरशाह, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स जो भी होते हैं वो आपके प्रशासन को चलाने में बड़ी अच्छी भूमिका दिखाते हैं, नौकरशाह। ठीक है, तो केंद्र में हमारा कौन है, प्रशासनिक सुधार करना है, किनके लिए, कहाँ कहाँ होगा, तो सेना में, पुलिस में, न्यायिक व्यवस्था में, राजस्व व्यवस्था में और नौकरशाह के लिए।
इसका क्या मतलब है कि इन सभी चीजों को क्या करना है? संगठित करना है, संगठित करना है, मजबूत करना है, या फिर इसको बोले तो सुव्यवस्थित करना है, या फिर सुव्यवस्थित करना है। ठीक है, एक तो हमारा उपाय ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा कि सैन्य व्यवस्था जो है उसमें, या सैन्य व्यवस्था बोलें या इसको सैन्य सुधार बोलें, सैन्य व्यवस्था या इसको सैन्य सुधार। अब सवाल ये उठता है कि सैन्य व्यवस्था है या सैन्य सुधार, ये किसके लिए है? क्यों करेंगे? अपनी सेना को सुदृढ़ हम क्यों करेंगे? किसके लिए? तो ब्रिटिश ने भारतीय राजाओं को, या भारत में जो राजा थे उनके शासक को पराजित करते थे। ब्रिटिश क्या करते थे? हराते थे, भारतीय राजाओं को पराजित करते थे, यानी कि हराने का काम। ठीक है, और पराजित करने के बाद जो क्षेत्र होता था उन राजाओं का, उस पर नियंत्रण भी करते थे। पराजित होने के बाद जो उनका क्षेत्र होता था, इस क्षेत्र पे नियंत्रण किनका होगा? ब्रिटिश का होगा। यही काम करना चाह रहे थे ये, और इसी तरीके से मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे कि पहले राजा को क्या करना है? पराजित करना है, फिर उनके द्वारा जो क्षेत्र है उस पर नियंत्रण करेंगे। और सबसे मेन बात ये था कि सैन्य व्यवस्था में भारत के जो लोग होते थे, भारत के जो सैनिक होते थे, उनको ही भर्ती किया जाता था, यानी भारतीय सैनिक की भर्ती की जाती थी। यानी कि सैन्य पूरा प्रशासन जो है चलाएंगे कौन? ब्रिटिश। भर्ती कौन होंगे इसमें? जो भारतीय होंगे वो, लेकिन उसको गाइड कौन करेगा? ब्रिटिश। तो ये इनकी सबसे बड़ी प्रयास था इनका, भारतीय सेना की भर्ती करके और अपनी व्यवस्था को मजबूत करना चाहते थे। तो हमने ये देखा। तीसरा उसके बाद हमारा पॉइंट है, जो सरकार ब्रिटिश की सबसे अहम उपाय था, इसको बोलते हैं अहम उपाय, कि ब्रिटिश जो थे वो फूट डालो और शासन करो की राजनीति करते थे। फूट डालो और शासन करो। अब फूट डालो और शासन करो का मतलब क्या है? किनको फूट डालना है और किन पे शासन करना है? तो भारतीय समाज जो था उसको इन लोगों ने बांटा। जो भारतीय समाज हमारी है उसको इन लोगों ने बांटा। कहाँ बांटा? तो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पे। ठीक है, तो जाति, धर्म और समुदाय के नाम पे इन लोगों ने बांटा। बांटने का मतलब क्या है? कि इन लोगों को छोड़ दिया गया कि आप लोग खुद से अपना संघर्ष कीजिए, यानी कि संघर्ष करने के लिए इन लोगों को मजबूर कर दिया गया। ठीक है, और जब ये लोग संघर्ष करेंगे तो स्वाभाविक सा बात है कि इनका मकसद क्या होगा अंग्रेजों का? तो मकसद है कि इनको संघर्ष के लिए छोड़ दें और एकजुट होने से इनको रोकेंगे, और इससे क्या होगा कि हमारा शासन व्यवस्था जो है वो मजबूत हो जाएगा। तो इनका मकसद यही था कि शासन व्यवस्था को मजबूत करना है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा क्या था हमारा? मुख्य भाग में जब पॉइंट को हम लिखेंगे, बाद में हम इस चीज़ों को एक बार समराइज कर देंगे तो आपको लगेगा कि आपकी समझ अच्छे से हो जाएगी, और आपको लिखने के लिए जो उत्तर मिलेंगे बहुत अपने शब्दों में आप उस चीज़ को लिख सकते हैं। उसके बाद है शिक्षा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1835 की जो मैकाले शिक्षा पद्धति आई थी, वो, इसको मेंशन नहीं करना है, तो वो क्या किया कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। यानी शिक्षा में ये अपनी शिक्षा को लाए और उस चीज को ये लोग बढ़ावा दे रहे थे। और जो भारतीय भाषा था इसको बढ़ावा दे रहे थे, और जो भारतीय भाषा थी इसके महत्व को कम कर रहे थे।
यानी अपनी शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे थे और भारत की जो शिक्षा पद्धति थी या इनकी जो भाषाएं थी इनके महत्व को कम कर दिया गया। इससे क्या मिला? अब सवाल ये उठता है कि शिक्षा पद्धति को बदला तो इनसे इनको क्या मिला? तो इससे यही मिला कि अंग्रेज अपनी संस्कृति को भारतीयों पर थोप दिए। यानी अंग्रेज जो है वो अपनी संस्कृति को भारतीयों पर थोप दिए। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट पॉइंट शिक्षा के बाद का कि संवैधानिक सुधारों का दिखावा। संवैधानिक सुधारों का दिखावा। आपने पढ़ा होगा कि बहुत बार इन लोगों ने संवैधानिक जो थी उसको सुधार करने का प्रयास किया। जैसे कि आपने देखा होगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद और भी था, एक आपका 1892 का था, ठीक है। फिर आपने देखा होगा 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। उसके बाद आपने देखा होगा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1900 और देन 1935 में भी आपने देखा होगा भारत शासन अधिनियम। ये लोग क्या करते थे हमेशा ये बोलते थे कि हम आपकी मांग को समझते हैं लेकिन हम आपको रियायत देंगे। जबकि हमारी लड़ाई थी, भारतीयों की लड़ाई थी क्या कि भारत को स्वतंत्र बनाना है। लेकिन इन लोगों ने इन सुधारों में करके ये सब दिखावा किया कि हम आपके मांग को मान रहे हैं और रियायत दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि प्रेस और अभिव्यक्ति पर नियंत्रण। इसका मतलब ये होता है कि आपको बोलने की कोई आज़ादी नहीं होगी। बोलने की जो आपकी आज़ादी है वो नहीं होगी। आपका कोई अपना जो भारत का उस समय ये समाचार पत्र थे इस पे पाबंदी लगा दी गई। समाचार पत्र इस पे पाबंदी लगा दी गई। और आपने ये भी देखा होगा कि रॉलेट एक्ट एक कानून आया था जिसमें नो अपील, नो वकील और नो दलील की बात कही गई, ठीक है। नो अपील, नो वकील और नो दलील। तो इस तरह से भारतीयों को जो अभिव्यक्ति की आजादी थे उन पे उन लोगों ने नियंत्रण किया। इस तरीके से हमने देखा कि अब निष्कर्ष क्या होता है हमारा। कुल मिला के हमने ये देखा कि अपनी व्यवस्था को मजबूत करते चले गए और भारतीयों का दमन करते चले गए। तो इससे हमारा निष्कर्ष ये होता है कि सारे उपाय, जितने भी उपाय किए गए, ये सारे उपाय हम आपको यहाँ पे लेके चलते हैं क्योंकि सेशन हो सकता है थोड़ा कुछ बड़ा हो जाए, ठीक है। देखिए, सारे उपाय सत्ता को बनाए रखने के लिए रणनीतिक रूप से अपनाए गए। यानी कि निष्कर्ष में हम इसको लिख सकते हैं कि सारे उपाय सत्ता को बनाए रखने के लिए रणनीतिक रूप से अपनाए। यानी कि उनकी रणनीति तो थी ही यही, रणनीतिक रूप से अपनाए गए। और भारतीय समाज को विभाजित कर दिया। ये हम लोगों ने देखा कि भारतीय समाज को विभाजित कर दिया।
अलग अलग वर्गों में। लेकिन विभाजित करने के बाद इसका एक इम्पैक्ट ये भी पड़ा कि भारतीयों में एक जो असंतोष की भावना थी वो दिखा, असंतोष की भावनाएं दिखी। और साथ में लोगों का राष्ट्रवाद के प्रति जो है वो प्रेम भी ज़्यादा हो गया, राष्ट्रवाद बढ़ा। और तभी तो 1857 के बाद आपने देखा कि किस तरीके से जो भी लोग इसमें सहयोग नहीं दे रहे थे उसके बाद अलग अलग जगह पे संगठित होकर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके बाद अलग अलग तरीके से सत्याग्रह हुआ, अनेक जन आंदोलन हुए, महात्मा गांधी आए। तो ये भारतीय लोगों के एक सामूहिक प्रयास थी। लेकिन अंग्रेजों ने ये सब जो काम किया है, ठीक है, कि इन लोगों ने ब्रिटिश अपने दमन को दिखाया। और चाहे वो आपका सत्ता सैन्य व्यवस्था हो, प्रशासनिक ढांचा हो, उसके बाद आपका फूट डालो राज करो की नीति हो, या फिर धार्मिक तटस्थता की बात हो, या फिर आपका प्रेस और अभिव्यक्ति का जो उन्होंने आज़ादी था उस पर अपना नियंत्रण किया। तो इस तरीके से इन लोगों ने, ब्रिटिश ने अपने उपायों को, जो आपका क्वेश्चन था, ये आपका मेन क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग आते हैं कि ब्रिटिश भारत में अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए किन उपायों को अपनाया गया। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे दी गई हुई है। और ये हमारा लेखनी बैच है, क्योंकि इसी में ये सब सारे आंसर को और मॉडल आंसर दिया जाता है। पहले आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर इसका आपको आंसर पढ़ने के लिए आपको मटेरियल दिया जाएगा, फिर आप उस मटेरियल को पढ़ के अपना आंसर लिखेंगे और बाद में फिर आपको एक मॉडल आंसर दिया जाएगा। और ये लगातार लेखनी बैच जीएस हब सिविल सर्विसेज के द्वारा चलाई जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें एनरोल होकर अपने उत्तर को लिखने की जो आपकी कला है उसको विकसित करेंगे। बाकी आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।